विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष का बजट पेश किया है। प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार है 2017 से और दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट भी है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और इस बजट में क्या खास है, किस तरीके से किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, उन सब पर विशेष तौर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक हैं। उत्पल जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये जो बजट है योगी आदित्यनाथ सरकार का, इस बजट पर हम सबसे पहले आपका एक जिसे आउटलुक कहा जाए बजट को लेकर के क्या खास है इस बजट में, उस पर हम थोड़ा सा आपकी राय जानना चाहते हैं। फिर हम दूसरे पहलुओं को भी छुएंगे कि किस तरीके से ये विभिन्न वर्गों के लिए खास है। सुशील जी, देखिए ये योगी सरकार का 10वां बजट है, जो कि काफी अति महत्वाकांक्षी, अगर मैं शब्द यूज करूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं थी। 9.12 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान पेश किया गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा ही हिस्टोरिक फिगर है। इस बजट की अगर विशेषता की बात, तो इस विशेषता इसको कह लीजिए कि इसको एक पाई चार्ट के तरीके से जो है बांटा गया है। अब उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर खर्च के साथ साथ में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज है कि इसमें एआई और डाटा सेंटर और तमाम ऐसे डिजिटल उद्योगों पर भी इस बार खास नजर रखी। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि 8 डाटा सेंटर पार्क खुलने वाले हैं, जिनकी कुल क्षमता जो है 900 मेगावाट की होगी। उसके अतिरिक्त जो है 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटन जो है उत्तर प्रदेश के रोबोटिक्स मिशन के लिए जो है दिया गया है। अब आप ऐसे सोचिए कि जो 8 डाटा सेंटर पार्क विकसित किए जा रहे हैं उनकी क्षमता 900 मेगावाट है, तो उसमें करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का, उसमें 8 परियोजनाओं को अब तक लेटर ऑफ कंफर्ट जारी हुए हैं, जिसमें करीब 21,000 करोड़ रुपए के निवेश और 644 मेगावाट क्षमता जो है सुनिश्चित की गई। इसी तरीके से टेक युवा समर्थ युवा योजना है, जिसमें 25 लाख युवाओं को एआई, एआर, वीआर यानी कि मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और एक्सटेंडेड रियलिटी ऐसी तकनीकी चीजों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्राविधान किया गया है। साथ ही साथ में नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में रोबोटिक्स का एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से जो है, जहां पर विदेश की एडवर्ब जैसी अग्रणी कंपनियां हैं, उनको वहां रोबोटिक्स के हब के रूप में उस इलाके को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश रोबोटिक्स मिशन जो है वो लॉन्च किया जाए, जिसमें अभी इस बजट में 100 करोड़ रुपए का प्राविधान है, जिसमें अनुसंधान के साथ साथ नवाचार, स्टार्टअप इंडस्ट्री वगैरह सहयोग को बढ़ावा दिया है। इसके साथ साथ में ऐसे महत्वपूर्ण आवंटन किए गए हैं जिनको भी शायद चुनावी साल या उससे भी जोड़ के देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आवंटन जो दिख रहा है वो है कि कोर वोटर्स को अगर आप बात, तो पहले जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना थी, कन्या विवाह योजना, उसमें जो आर्थिक अनुदान मिलता था तमाम और सामान के अलावा, वो 51,000 रुपए का था। 1,01,000 रुपए, जो कि काफी बड़े अमाउंट में जो है परिलक्षित। कृषि योजनाओं में करीब 20% की वृद्धि। तो इस बार कृषि योजनाओं के बजट में 10,888 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था जो प्रस्तावित। उसके बाद में 500 करोड़ रुपए जो है वो मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है। परिषदीय स्कूलों के लिए करीब 358 करोड़ रुपए जो है उनके शिक्षकों कर्मियों के कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए जो है दिए गए। अब कुल बजट का 12.4% धनराशि जो है वो शिक्षा क्षेत्र में दी, जिसमें बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में करीब 77,622 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा में लगभग 22,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष से करीब 15% अधिक। और इसके साथ धार्मिक, अगर आप पर्यटन की बात करते हैं, जैसे कि जो काशी, मथुरा और अयोध्या जैसे क्षेत्र, वहाँ के लिए भी तमाम अन्य योजनाएं पर्यटकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त योजनाएं जो है तीनों स्थलों को दी जा रही है। साथ ही साथ में नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद को भी 100 करोड़ का बजट दिया है। तो आप देखिए कि ब्रज रीजन या विंध्यवासिनी धाम, वाराणसी, अयोध्या, सबको ध्यान में रखते हुए जो है अलग अलग से बजट सुनिश्चित करके, पहले के बजट में जब भी धार्मिक स्थलों की बात होती थी तो एक कंपैरेटिव, एक कंबाइंड बजट होता था, जो कि अलग अलग जगह पर डिवाइड होता था। इस बार एक स्पेसिफिक किया गया है कि विंध्याचल को अलग से दे रहे हैं और नैमिषारण्य को अलग से है, काशी को अलग से, अयोध्या को अलग से, जो कि निश्चित रूप से न सिर्फ चुनाव से जुड़ा जा सकता है, बल्कि जो एक एजेंडा भी है साथ में कि धार्मिक स्थलों का ज्यादा विकास, उसको लेकर के भी एक बड़ी योजना के रूप में जो है दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ में पूरे बजट का 19.5% जो है वो पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान इसमें दिया गया है, जो कि आधारभूत ढांचे, औद्योगिक विकास, सड़क, ऊर्जा, इन सारी चीजों में जो है खर्च होगा। अब ऐसे में जो राजकोषीय घाटा है उसकी जो सीमा है वो 3% करीब निर्धारित की गई। अगर हम एरिया वाइज विकास की बात, जैसे देखिए काशी विंध्य क्षेत्र का जो है, तो सिर्फ काशी विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए करीब 26.5 हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, सिर्फ शहरी विकास। अब शहरी विकास की जब हम बात करें तो ये सिर्फ
शहरी विकास आप इस इलाके को ही मत देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक कोर वोटर जो शहर में बसा, उसके लिए अलग से सिटी इकोनॉमिक रीजन से सारे शहरों की तस्वीर बदलने के लिए, ताकि सारे शहरों में जीवन स्तर को सुधारा जाए, उसके लिए भी सरकार ने अपने खजाने का जो ठीक ठाक खोला है। बिल्कुल उत्पल जी, हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि कोर वोटर की बात की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बजट को लेकर के उसके बाद बजट पेश होने के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। पहला तो उन्होंने कहा कि एक समृद्ध उत्तर प्रदेश के लिए तकनीकी निवेश जो है उस पर बहुत जोर दिया गया है, जो आपने शुरू में एआई वगैरह की बात की, किस तरीके से टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, और दूसरा जो महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हो। तो ये जो है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें वैसे आप सीधे तौर पे देखें तो वोटर के डायरेक्ट नजर में कुछ नहीं आता है, एक तरीके से लोक लुभावन नहीं है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे उसके हिसाब से ये दोनों कितने महत्वपूर्ण। देखिए, वो इन चीजों को अगर आप तकनीकी दृष्टिकोण से या इकोनॉमिक्स का जो तकनीकी दृष्टिकोण है अगर उसको देखें, तो वो लॉन्गर रन कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में, कि आगे के एक दूरगामी परिणाम जो है वो ज्यादा आएंगे। लेकिन साथ साथ में आप ये देखिए कि जिस तरीके के नवाचार के साथ में टेक और साथ साथ में एक इकोसिस्टम को मिला करके बढ़ावा देने की, जैसे मानिए कि निवेश भी है, रोजगार भी है और संतुलित क्षेत्रीय विकास, ये सब कुछ एक साथ जो सिंक में चलाने के लिए जो बात की गई है। साथ ही साथ में आप देखिए कि पीपीपी मोड पर भी जितनी योजनाओं, चाहे एविएशन इनोवेशन रिसर्च सेंटर की हो या वाइडनेस ऑपरेशन हब बनाने की हो, तो वो जाहिर सी बात है कि वो शुरुआती दिनों से ही तो उसका कोई असर रिफ्लेक्ट नहीं होने लगेगा। लेकिन हाँ, वो लॉन्गर रन में एक ऐसी चीज है जिसको कि मतलब बताया जा सकता है कि हाँ, इसने एक पूरे एक बड़े स्ट्रक्चर को या एक बड़ी संख्या में लोगों को जो है उसका फायदा दिलाया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप ये देखिए कि इसमें रोजगार पर इस बजट में बहुत फोकस, वादा हालांकि 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया इस साल में, थोड़ा महत्वाकांक्षी है कि चूंकि चुनावी वर्ष, लेकिन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दोनों की व्यवस्था है। अब देखिए कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोन्स के माध्यम से या और पॉलिसीज के माध्यम से जो है वो युवा वर्ग को उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो किसी न किसी तरीके से स्वरोजगार हो या अपना रोजगार हो, किसी तरीके से उसको प्राप्त कर, ताकि एक जो एक प्रदेश की भी जो जीडीपी है उसमें भी थोड़ा सा जो है बढ़ोतरी हो। जी उत्पल जी, मैं एक चीज और आपसे आपके उस पर राय चाहूंगा कि जैसे कुछ 43,000 करोड़ रुपए के आसपास मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया था कि जो नई स्कीम्स उनके ऊपर खर्च किया जाएगा, जिसमें अभी हाल ही में कुछ नई योजनाएं, एक तो प्रेरणा स्थल पर जब केंद्रीय गृह मंत्री आए थे उत्तर प्रदेश दिवस के दिन, सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन करके जो योजना है उसके लिए 575 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे कि रोजगार को लेकर के बड़ा फोकस है, क्या ये युवाओं के साथ साथ उनके वोट की भी चिंता है? जी बिल्कुल है। आप देखिए, अब जैसे आपने नई योजनाओं की बात की, जो 575 करोड़ रुपए सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की एक योजना को दिया जा रहा है, एसएमई जो उद्योग है उनके लिए। इसके अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए राजकीय महाविद्यालयों में ड्रीम स्किल कैब क्लस्टर की स्थापना के लिए दिया जाए। तो ये ड्रीम स्किल्स कैब क्लस्टर भी रोजगार से ही रिलेटेड है, जहां से एक स्किल डेवलपमेंट का काम होगा और वो एक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में लाभ देगा। इसके साथ साथ में आप देखिए कि 18 माह के अंदर एक टारगेट दे दिया गया है कि लखनऊ के जो एसजीपीजीआई है वहां पर एक क्वार्टरनरी हेल्थ केयर सेंटर जो है, पहला देश का पहला क्वार्टरनरी हेल्थ केयर, जिसके लिए 378 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही साथ में देखिए 30,000 रोजगार का सृजन है सिर्फ और सिर्फ वस्त्र उद्योग। तो जाहिर सी बात है कि वो जहां जहां पर भी हथकरघा या उससे जुड़े हुए उद्योग हैं उत्तर प्रदेश, उनको बढ़ावा देने के लिए अलग से ये योजना लागू की गई। एक और बड़ी चीज आप देखिए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फूड को भी इस बार बहुत तवज्जो दी गई है। जी बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश दिवस पर लॉन्च की गई थी योजना हाल ही में। जी, अब ऐसे में इस पर ना एक जनपद एक व्यंजन योजना जो है, ये मुझे लगता है कि शायद संभावित से भारत का ये पहला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश जहां पर इस तरीके की कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है, जहां पर एक जनपद एक व्यंजन जो है। इसके पहले ओडीओपी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था उत्तर प्रदेश में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे था, लेकिन वो जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अवधारणा थी वो उस जिले से जुड़े हुए, उस जनपद से जुड़े हुए किसी भी प्रोडक्ट के साथ। तो उसमें बहुत जगह पॉटरी था, बहुत जगह सिल्क किया था, बहुत जगह हैंडीक्राफ्ट था, लेकिन इसको विशेष रूप से खाने पे केंद्रित किया गया। 75 करोड़ रुपए दिए गए। और अभी आप देखिएगा कि माननीय गृह मंत्री जी जब आए थे लखनऊ, तो वो एक बनारस के स्टॉल पर उनकी एक फोटो जो है वो वायरल हुई थी मुख्यमंत्री जी के साथ में, जहां पर वो एक बनारसी कचौड़ी और मलइयो वगैरह, तो एक फूड को भी एक रोजगार का साधन बनाते हुए सरकार जो है इसी तरीके से प्रस्तुत कर रही है कि हम खाने को भी एक रोजगार का साधन बनाएंगे, ताकि उन जिले के लोगों को जिले में ही काम मिल जाए और उनको कहीं बाहर न निकलना पड़े, या अगर बाहर निकलते भी हैं तो उसी चीज को लेकर के बाहर निकले जो उनके जिले की या जनपद की पहचान है। जी बिल्कुल। उत्पल जी, ये जो बजट है महिलाओं के लिए, इसमें आप क्या देखते हैं? देखिए,
18,620 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिला एवं बाल विकास के लिए निर्गत किए गए, जो कि अपने आप में फिर एक ऐसी चीज है जिसको कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो महिलाओं को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है और उसके साथ में उनकी वित्तीय भागीदारी को बढ़ाने करके एक बड़ा फोकस जो है इस बजट का है। सरकार जो है कि महिला कल्याण को किसी एक विभाग तक सीमित रखने के बजाय जो है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का एक दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है। ऐसे में जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जो है 43,880 जो सखियां हैं जो ग्राम पंचायतों में काम करती हैं, करीब 58,000 ग्राम पंचायत, उनसे करीब 40,000 करोड़ रुपए के लेन देन कराए जो गांव में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। इससे न सिर्फ जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है, बल्कि ये जो सखी बहनें हैं जो इनकी ये महिला सेवा प्रदाताओं के रूप में जो है करीब इनको भी 107 करोड़ रुपए की आय हुई, जो कि अपने आप में एक बड़ा फिगर है। क्योंकि उत्तर भारत में ये प्रैक्टिस कम थी अगर हम देश के बाकी राज्यों की तुलना करें यूपी से, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह पहले से काम कर रहे थे। अब ऐसे में देखिए कि महिला समर्थ योजना के तहत महिलाओं को कृषि आधारित मूल्य श्रृंखलाओं से भी जोड़ा जा रहा है। तो उसमें जो सप्लाई चेन है, ऐसे में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में 5 महिला दुग्ध उत्पादन कंपनियों का गठन किया गया है। वो उनकी गतिविधियां गोरखपुर, बरेली, रायबरेली में शुरू हो चुकी हैं और प्रयागराज और लखनऊ में उसका विस्तार जो है वो प्रस्तावित। इसमें महिलाएं केवल श्रमिक नहीं बल्कि उत्पादन का प्रसंस्करण और विपणन की भी भागीदार बन, तो मतलब वो सेल्फ गवर्न, सेल्फ गेन्ड एंड सेल्फ एग्जीक्यूटेड वाला जो एक कॉन्सेप्ट उसको उनको अडॉप्ट कराया। साथ में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को स्वीकार किया गया है। तो करीब 60,000 महिला गन्ना किसानों को जो है पर्ची जारी करने में प्राथमिकता दी जा रही है और जिससे उनको समय पर जो है भुगतान मिल सके गन्ना का और बिचौलियों की निर्भरता से जो है राहत। इसके साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी जो है उनको लोन देना और स्वरोजगार के जो है अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे कि जो एक ग्रामीण महिलाएं उनकी आय में एक स्थिरता आ रही और उनको फाइनेंस मैनेजमेंट का भी मतलब धीरे धीरे जो समझ। सुरक्षा की बात करिए महिलाओं, तो महिलाओं की सुरक्षा भी बजट का एक आम हिस्सा, मतलब एक बड़ा हिस्सा था, जिसमें एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जिसमें जो महिला पुलिस बीट है और सीसीटीवी निगरानी और एंटी रोमियो स्क्वाड को मजबूत किया गया है। साथ ही साथ में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़े, इसके लिए तमाम तरीके की योजनाएं लागू की जाएंगी और कामकाजी महिलाओं के लिए शहरों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण जो है वो चल रहा है। साथ ही साथ में जो मिशन शक्ति है उसको एक बड़े मंच के रूप में जो है आगे बढ़ाया गया है। तो मिशन शक्ति में जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी फील्ड मोबिलिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए भी 25 करोड़ रुपए का प्रावधान। साथ ही साथ में बालिकाओं के बारे में अगर आप बात करें तो बालिकाओं का कल्याण और शिक्षा के मद्देनजर जो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में जनवरी 2026 तक सरकार ने आंकड़ा जारी किया कि करीब 26 लाख बालिकाएं जो वो लाभान्वित हो। उसमें बालिका के जन्म से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार। साथ ही साथ में डिजिटल सशक्तिकरण योजनाओं में टैबलेट और स्मार्टफोन भी जो है वो उच्च शिक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को वो योजना यथावत चालू है। इसके अलावा स्वास्थ्य पोषण और मातृ देखभाल के लिए करीब 37,956 करोड़ रुपए का बजट है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क संस्थागत प्रसव की सुविधा भी दी जाए। इसके अलावा जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसमें आंगनबाड़ी और स्कूलों में बालिकाओं की नियमित स्वास्थ्य की जांच और सभी 75 जिलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं महिलाओं के लिए अलग से परामर्श और उपचार जो है वो दिए जा रहे हैं। जो कार्यबल में हिस्सेदारी बढ़ाने की बात है विशेष कौशल केंद्र में, तो उसमें पुलिस भर्ती में 2017 से लेकर अब तक जो है 35,443 महिलाओं की जो है नियुक्ति हुई, जो कि सार्वजनिक सेवाओं में लैंगिक संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जो है बताया जा रहा है। साथ ही साथ में उद्यमिता और स्वरोजगार में महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण जो है काफी दिया गया, जिससे उनको बाजार से जुड़ने में काफी लाभ। इसके साथ में कानून व्यवस्था की भी बात करें अगर, तो वो एक बड़ा फैक्टर है जिसको कि बजट में इंक्लूड किया गया और बोला गया कि 2016 के बाद की तुलना में जो है महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों और अपराध में जो है उल्लेखनीय कमी आई है। ऐसे में हत्या के मामलों में 48% जो है, दहेज हत्या में 19%, बलात्कार में 67% और छेड़छाड़ के मामलों में 34% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि एक महिलाओं के लिए ईज ऑफ लाइफ का जो है एक सिंबल है। साथ ही साथ इसको अगर समग्र रूप से देखें तो महिलाओं बालिकाओं के लिए कल्याण के साथ साथ आगे बढ़कर सशक्तिकरण की दिशा में भी प्रयास करने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है। उसके साथ साथ में वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा को देखते हुए भी ये महिलाओं को जो है वो एक्चुअली लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि राज्य के विकास में एक सक्रिय सहभागी बनाने का संकेत जो है सरकार के लिए दिया जा रहा है। हालांकि इसका प्रभावी क्रियान्वयन एक चुनौती जरूर रहेगा, लेकिन नीतिगत स्तर पर अगर कहा जाए बजट जो है वो लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिल्कुल। और लखपति दीदी जैसे हमने अभी हाल में देखी भी कि बहुत सारी महिलाओं को उस योजना से जोड़ करके और प्रदेश ने एक तरीके से शोकेस किया है कि किस तरीके से वो महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में काम कर रहे हैं। एक जो कई बार जिक्र हुआ, पहला तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड पर विशेष ध्यान दिया गया, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना था। आपको लगता है कि कुछ खास है पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए, विशेष तौर पे जो पिछड़ापन है, और पूर्वांचल एक तरीके से राजनीतिक रूप से भी देखा जाए तो जो है पार्टी के लिए थोड़ा सा चुनौती भरा रहा है, तो वहां पर पिछड़ेपन को, रोजगार को और वहां की जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए
और उसमें साथ में हम अगर बुंदेलखंड भी जोड़ते हैं तो वो किस तरीके से इस क्षेत्र को फायदा मिलेगा बजट? देखिए, पूर्वांचल में अकेले सिर्फ काशी विंध्य क्षेत्र को ही बहुत कुछ सरकार के द्वारा दिया है। करीब 26,000 करोड़ रुपए शहरी विकास पर, 6,000 करोड़ रुपए नए विद्यालयों के लिए, 34,000 करोड़ रुपए सेतु के लिए, 1,000 करोड़ रुपए विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रोत्साहन के लिए, 15,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए, उसके बाद 12,000 करोड़ रुपए पीएम आवास योजना के लिए, 5,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री औद्योगिक विस्तार के लिए और 2,000 करोड़ रुपए अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन और 1,000 करोड़ रुपए एफडीआई प्रोत्साहन। ये सिर्फ मैं आपको काशी और विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए बता रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल जो है वो सरकार के एजेंडा में है। इसके पहले हम लोगों ने धार्मिक पर्यटन की चर्चा की है, जिसमें अयोध्या समेत पूर्वांचल के अन्य जो है धार्मिक जो क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से जो है सरकार ने बजट में अलग अलग चीजों का अलॉटमेंट किया है। साथ ही साथ में देखिए, अगर आप पूर्वांचल में गोरखपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है कई कारणों से। गोरखपुर में अकेले आप देख लीजिए तो गोरखपुर बस्ती मंडल के लिए ही अकेले जो है 800 करोड़ रुपए जो पूर्वांचल के लिए आवंटित किया गया था, उसमें गोरखपुर बस्ती मंडल को भी एक ठीक ठाक उसका अलॉटमेंट जो है दिया गया है। तो उसमें कंबल उत्पादन केंद्र के आधुनिकीकरण के लिए 7.5 करोड़ रुपए और साथ में टोटल जो प्राविधान है 3,822 करोड़ रुपए का, उसमें गोरख क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों को जो है वो आवंटित किया जाने की बात है। साथ में जो अटल बिहारी पावरलूम बुनकर विद्युत पैटरेज योजना है उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। क्योंकि गोरखपुर बस्ती मंडल भी पावरलूम का एक बड़ा क्लस्टर है तो यहाँ पर उसको और अलग से जो है कुछ मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। एक ईपीसी मोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को स्वीकृति दी गई है गोरखपुर में। फिर पिपराइच चीनी मिल जो है उसकी आसवनी के लिए 25 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। पूर्वांचल से अगर हम दूसरी जगहों पर जाएं, जैसे मान लीजिए कि बुंदेलखंड या किसी भी अलग अलग ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं, मिसाल के तौर अब ये जो प्रयागराज और हरिद्वार से जोड़ने के लिए और फिर काशी को सोनभद्र से जोड़ते हुए उधर से बुंदेलखंड से जोड़ने के लिए जो 4 नए कॉरिडोर बन, ऐसे में इन कॉरिडोर से भी बुंदेलखंड और बांदा का जो वो पिछड़ा हुआ इलाका है उसको सरकार बहुत लाभ देने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ ही साथ में आप देखिए कि जब अलग अलग रूट में जो है, जैसे रोहेलखंड की बात करें तो भी 6 नए कॉरिडोर हैं जिसमें से 2 रोहेलखंड के 4 जिलों से जो है जोड़। तो सरकार ने ये कोशिश पूरी की है कि हम किसी भी क्षेत्र को छोड़े ना। एक्सप्रेसवे की बात करिए जैसे, तो सोनभद्र से हरिद्वार को जो एक्सप्रेसवे जो जोड़ा जा रहा है उसके साथ में जो कनेक्टिंग रोड बनाई जा रही है वो बुंदेलखंड के साथ में एडजस्ट करके बनाई जा रही है। और एक चीज और बहुत ज्यादा जुड़ती है कि ग्राम पंचायतों के लिए सरकार ने एक खजाने को ज्यादा बड़ा किया है। करीब 67% की उसमें जो है वृद्धि की गई। तो एक ठीक ठाक अमाउंट जो है वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई रहा है। बिल्कुल। तो दोनों ही जो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा पिछड़े क्षेत्र माने जाते हैं उसके लिए काफी कुछ है। अगर देखा जाए तो ग्रामीण रोजगार को लेकर के और विशेष तौर पे जो केंद्रीय योजना हाल ही में मनरेगा को परिवर्तित करके विकसित भारत जी राम जी लाई गई थी और मनरेगा के लिए भी, दोनों के लिए भी जो है वो बड़ी अच्छी खासी धनराशि दी गई है। लगभग 4,580 करोड़ रुपए जो है वो विकसित भारत जी राम जी के लिए दिए गए और मनरेगा के लिए 5,544 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और खासतौर पर कार्य दिवस सृजित करने के लिए और गरीबी को एक तरीके से दूर करने की भी कोशिश की गई। सरकार का जो उसमें सहयोग रहा है, कुल मिलाकर के बजट जो है वो उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को आगे ले जाएगा और जो पिछड़ापन है उसको दूर करेगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। उत्पल जी, आपने आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बजट के तमाम तकनीकी पहलुओं के साथ साथ उसके जो भविष्य के प्रभाव होंगे उस पर विस्तार से चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।